हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आई हूँ एक नई स्टोरी के साथ। स्टोरी नेम डाउन टू अर्थ। चैप्टर 1, विवेक का जन्म और मुसीबत। एक कहानी यहीं से शुरुआत होती है। एक दिन आसमान में काले बादल छा जाती है। गहरा अंधेरा होता है। बिजली की डरावनी आवाज़ के बीच एक लड़के का जन्म होता है। अस्पताल में उस लड़के की रोने की आवाज़ गूंजती है। रोने की आवाज़ ऐसी थी कि किसी को भी डरा दे। किसी को भी नहीं पता था ये लड़का आगे जाकर क्या करेगा। उसी रोने की आवाज़ के साथ सुबह हो जाती है। मुंबई के बड़े बिजनेसमैन अंशुल पटेल के वहाँ उस लड़के का जन्म होता है। अंशुल के घर में खुशियों का माहौल होता है। पटेल भवन पूरी तरीके से रोशनी से जगमगा रहा था, जैसे चाँद और सूरज आसमान से उतरकर सीधा नीचे आ गई। पूरा घर फूलों की खुशबू से महक रहा था। घर के बीचों बीच उसी लड़के को लेकर उसकी माँ सुधा पटेल बैठी हुई थी। 2 दिन बाद उस लड़के का नामकरण होने वाला था। सोमवार के दिन अंशुल और सुधा का बेटे का नामकरण होता है। अंशुल ने मुंबई के बड़े होटल में मुंबई के सभी बड़े परिवारों और बिजनेसमैन को अपने बेटे के नामकरण के अवसर पर बुलाया था। सब लोग बहुत खुश थे। 12 बजे नामकरण का कार्यक्रम शुरू हुआ था। अंशुल और सुधा ने लड़के का नाम विवेक रखा। विवेक नाम का मतलब होता है अमन और शांति, यानी घर में शांति रखने वाला। विवेक का नामकरण होते ही चारों तरफ से तालियों की आवाज़ आने लगी। सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके परिवार पर बड़े आफत आने वाली है। आफत ऐसे कि उनकी पूरी जिंदगी बदल जाने वाली थी। कुछ ही दिनों में अंशुल के बिजनेस में बहुत घाटा होने लगा। धीरे धीरे अंशुल की सारे बिजनेस घाटे में जाने लगा। बिजनेस में घाटा और बिजनेस पार्टनर ने दिए धोखा के बाद कंपनी पूरी तरह से घाटा करने लगी। थोड़े ही दिनों में कंपनी का दिवाला निकल गया। कंपनी का नुकसान चुकाने के लिए अंशुल ने अपनी सारी संपत्ति और घर बेच दी। सब खत्म हो जाने के बाद उनका परिवार सदमे में चला गया। उसी खबर के साथ अंशुल के माता पिता यानी कि विवेक के दादा और दादा का अवसान हो गया। उनके परिवार में सिर्फ अंशुल, सुधा और विवेक ही बचे थे। सारे संपत्ति बेचने के बाद वो सभी दिल्ली आ गई और वहाँ सुधा के घर में रहने लगी। थोड़ी दिनों के बाद अंशुल ये नुकसान सहन नहीं कर पाया और उन्होंने आत्महत्या कर ली। अंशुल की मौत का सदमा सुधा सहन नहीं कर पाई और वो भी चल बसी। विवेक अपने परिवार में सिर्फ अकेला रह गया था। उसकी नाना और नानी उसको पालने लगे। विवेक अपने नाना और नानी के साथ रहने लगा। छोटा सा विवेक को क्या पता था कि उसके माता पिता का अवसान हो गया है। विवेक अपना बचपन अपनी नाना और नानी के साथ बिताने लगा। धीरे धीरे करते हुए विवेक 6 साल का हो गया। 6 साल के होने के बाद विवेक को उसके नाना ने दिल्ली के अच्छी सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा दिया। विवेक पढ़ने में बहुत होशियार था। उसने पहली कक्षा में ही उच्च नंबर लाए। धीरे धीरे करते हुए विवेक ने अपनी 10वीं तक की पढ़ाई अच्छे से कर ली। तभी उसकी ज़िंदगी में एक और नया मोड़ आया। उसकी नाना नानी की मौत हो गई। बेचारा विवेक अपने परिवार में सिर्फ अकेला रह गया। पहले उसकी माता और पिता और दादा और दादी का अवसान हो गया था। अब उसकी नाना और नानी का भी अवसान हो गया है। इतनी छोटी सी उम्र में उसको बहुत सारा मुसीबत का सामना करना पड़ा। नाना और नानी की मौत के बाद विवेक अपने आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई अपने शहर हॉस्टल में रहने लगा। मुंबई में हॉस्टल में थोड़ी दिनों तक विवेक को अच्छा नहीं लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने ध्यान पूरा पढ़ाई में लगा दिया। मुंबई के उसी हॉस्टल में उसके रूम में एक और लड़का रिहान रहता था। रिहान कलकत्ता का रहने वाला था, लेकिन उसकी माता पिता ने उचित पढ़ाई के लिए उसे मुंबई का हॉस्टल में डाल दिया था। पहले विवेक और रिहान ने एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, लेकिन एक ही कमरे में रहने और एक ही क्लास में होने के बाद वो एक दूसरे को जानने लगा और अच्छे से दोस्त बन गई। रिहान और विवेक हॉस्टल में साथ ही पढ़ाई करते हैं और साथ में ही घूमते और मज़ा करते हैं। वक्त बीतता गया। विवेक और रिहान अपनी 12वीं पढ़ाई भी पूरी कर ली। विवेक उस साल 3री और रिहान 5वें नंबर पर पास हुआ था। दोनों एक साथ समय बिताते हैं। ऐसे ही समय बीतता जा रहा था। 12th के बाद विवेक ने वेकेशन के समय अपने नाना और नानी के घर देखने के लिए वापस दिल्ली आ गया। उस वक्त वो अपने पुराने सामान और अपने माता पिता की चीज़ों को देखकर रो रहा था। तभी उसे अपने पिता के सामानों से एक ज़रूरी कागजात मिले और वो उसे देखने लगा। उस कागजात में उसके पापा की कंपनी और उसके बिजनेस पार्टनर के बारे में जानकारी लिखी हुई थी। उसी कागजात में उसके पापा अंशुल पटेल के बिजनेस पार्टनर रोहित सक्सेना के बारे में जानकारी लिखी हुई थी। रोहित सक्सेना अंशुल का अच्छा दोस्त और बिजनेस पार्टनर था। विवेक को कागजात पढ़ते ही सारी हकीकत मालूम हो गई।
कैसे रोहित सक्सेना ने धोखा दिया था। तभी उसने सोच लिया कि वो अपने पिता की कंपनी और पिता की मौत का बदला लेगा। लेकिन उस समय उसके पास ना ही पैसा था और ना ही कोई पावर। उसे ये सब हासिल करने के लिए उचित समय और पावर चाहिए थी। इस सब सोचकर वो वापस मुंबई आ गया। मुंबई वापस आने के बाद थोड़े दिनों तक विवेक और उसका दोस्त रेहान मुंबई घूमे। छुट्टी खत्म होने के बाद उसने मुंबई की बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था। उसके साथ रोहन ने भी वहाँ एडमिशन ले लिया था। कॉलेज के पहले दिन जब विवेक और रेहान कॉलेज में अपनी क्लास में जा रहा था, तभी कॉलेज के दूसरे लड़के ने उन्हें रोका और उन्हें परेशान करने लगा। रेहान बहुत गुस्सैल और किसी के साथ भीड़ जाने में विश्वास रखता था। वही विवेक बिल्कुल रेहान के विपरीत एकदम शांत और शांति बनाए रखने में विश्वास रखता था। जब कॉलेज के दूसरे स्टूडेंट परेशान कर रहे थे, तभी वहाँ कॉलेज की प्रिंसिपल आ गई। उन्हें देखकर सारे लोग वहाँ से भाग गए। कॉलेज के पहले ही दिन विवेक को मुसीबत का सामना करना पड़ा। जैसे ही सब लोग वहाँ से चले गए, तब विवेक और रेहान वहाँ अपने क्लासरूम में चला गया। क्लासरूम में सब लोग बैठे हुए थे। तभी क्लासरूम में एक सुंदर परछाई आती देखी। लंबे बाल और गुलाबी साड़ी में एक सुंदर महिला क्लासरूम में आती दिखी। उसके हाथों में कुछ किताब था। उस महिला ने क्लासरूम में आते ही सबको मुस्कुराते हुए कहा, कैसे हो सब? सब लोगों ने कहा, बहुत बढ़िया मैम। तो उस महिला ने कहा, मेरा नाम अक्षनी रॉय है और वो उन्हें अकाउंट पढ़ाएंगे। मैडम का परिचय होने के बाद अक्षनी मैडम ने सब लोगों को अपना परिचय देने के लिए कहा। सबसे पहले उन्होंने पहले बेंच पर बैठे लड़के को अपने परिचय देने के लिए कहा। उसने कहा, मेरा नाम दर्शन माहेश्वरी है और वो एक डॉक्टर का बेटा है। फिर उसके बगल में बैठे हुए लड़के ने कहा, मेरा नाम आर्यन राज है और वो मुंबई के बड़े लॉयर दीपक मल्होत्रा का बेटा है। फिर उसके बाद बारी बारी सब अपने परिचय देने लगे। तभी विवेक को अपना परिचय देने की बारी आई और उसने कहा, मेरा नाम विवेक है और वो दिल्ली के रहने वाला एक छोटा सा परिवार से आता है। ये बातें सुनकर सब हंसने लगे, क्योंकि वहाँ सब मुंबई और देश के बड़े परिवारों में से ही वहाँ पढ़ाई करने के लिए आते थे। सब लोगों के शांत हो जाने के बाद एक लड़का उठा और उसने कहा, मेरा नाम करण सक्सेना है और वो मुंबई के बड़े बिजनेसमैन में से एक रोहित सक्सेना का बेटा है। ये बातें सुनकर विवेक की सारे जख्म ताजा हो गई और उसे कागजात में मिली सारी बातें याद आ गई। जब वो ये सब सोच रहा था, तब फिर एक लंबे बालों वाली लड़की उठी और बोली, मेरा नाम आकांक्षा सक्सेना है और वो भी रोहित सक्सेना की ही बेटी है। ये सुनकर विवेक को दोबारा झटका लगा। विवेक को यूं ही गुमसुम देखकर रोहन ने विवेक से कहा, क्या सोच रहे हो? तभी विवेक ने कुछ नहीं कहा। उसके बाद बारी बारी सब अपना परिचय देने लगा और पढ़ाई शुरू हो गई। कॉलेज खत्म हो जाने के बाद दोनों दोस्त घूमने निकल गई। रात में जब दोनों हॉस्टल वापस आ गई, तब से विवेक को किसी सोच में दिखाई दे रहा था। उसे यूं ही गुमसुम देखकर रेहान ने उसे पूछा, तू बार बार किस सोच में चल जाती है? उसी रात रेहान अपने परिवार के बारे में बात कर रहा था। तभी रेहान के फोन पर उसके पिताजी देव अग्रवाल के कॉल आता है। वो बताते हैं कि उन्हें कोई मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है और वो रेहान को घर वापस बुला रही है। दूसरे दिन रेहान और विवेक दोनों कलकत्ता के लिए सुबह रेलवे स्टेशन निकल जाता है। दोनों स्टेशन पहुंचते ही ट्रेन की आवाज़ सुनाई देती है। थोड़ी देर में वहाँ ट्रेन आ गई। दोनों ट्रेन में बैठ गई। ट्रेन का सफ़र बहुत लंबा होने वाला था। ट्रेन के सफ़र के बीच रेहान खिड़की के बाहर देख रहा था और विवेक उससे पूछता है कि बाहर कितनी अच्छी मौसम है। रेहान ने कहा कि उसे पहाड़ और नदियाँ बहुत पसंद है। दोपहर होती है, तभी कुछ लोग ट्रेन में चढ़ते हैं। कुछ देर और ट्रेन चली और दूसरा स्टेशन भी आ जाता है। उसी स्टेशन में कुछ 7 से 8 हट्टे कट्टे और मजबूत शरीर नौजवान ट्रेन में चढ़ गई। ट्रेन जब थोड़ी देर चली, तब उन लोगों में से अपने कपड़े में छुपाए चाकू और पिस्तौल बाहर निकला और उन्हें हथियार के साथ देखकर सब लोग डर गई और चिल्लाने लगे। उन लोगों को सरदार बोला, चिल्लाना बंद करो और अपना कीमती सामान हमें दे दो। तीसरे डब्बे में जब वो लोग लूटपाट कर रहे थे, तभी एक बुरा आदमी बोला, ये गलत कर रहे हो तुम, ये हमारी पूरी जीवन भर की जमा पूंजी है। ये बातें सुनकर वो लुटेरे हंसने लगी। तभी उनके सरदार ने कहा, चुपचाप बैठे रहे बूढ़े, वरना इस पिस्तौल की सारी गोलियां तेरे भेज में उड़ा दूंगा। उस वक्त विवेक उस बूढ़े को शांत करके अपने पास बैठा लेता है। रेहान बहुत गुस्से में दिखाई दे रहा था। विवेक ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे शांत रहने के लिए कहा, अभी ट्रेन में बहुत सारे लोग हैं और उनके पास हथियार है। लोगों को कुछ भी हो सकता है, इसलिए उन्हें अभी जाने देता है। ट्रेन जब रुकेगी तब उन्हें देख लेंगे। सभी लोग ने बारी बारी
सारा पैसा और कीमती चीज़ उन लोगों के हवाले कर दी। अगला स्टेशन आते ही वो लोग वहाँ उतर जाएगा। उनके पीछे विवेक और रोहन भी उतरेगा। दोनों ने उन लोगों के पीछा करते हुए उन लोगों के अड्डे तक पहुँच गई। वो जगह स्टेशन के बिल्कुल पास ही थी। जगह कई पुराने स्कूल की तरह लग रही थी। शायद कोई बरसों से पहले स्कूल बंद पड़ा हुआ हो और वो बदमाशों ने अपने चोरों के अड्डा बना लिया हो। स्कूल के अंदर उन 7-8 लोगों के अलावा और 3 से 4 लोग थे जो चोरी का सामान गिन के और ठीक से रखने का काम कर रहा था। दोनों एक साथ स्कूल के अंदर चले गए। दोनों की फाइटिंग स्किल और मार्शल आर्ट के बारे में जानकारी थी, इसलिए दोनों ने सीधा अंदर चले गई। दोनों उन सब लोगों के सामने आ गए थे। रेहान बोला, सब लोगों का सामान वापस कर दो। तभी सरदार बोला, तुम बच्चे हो, अभी भाग जाओ यहाँ से, वरना जान से जाओगे। ये सुनकर रेहान का गुस्सा आता है और वो उछलकर सरदार के मुंह पर लात मार देता है। मुंह पे लात पड़ते ही सरदार उछलकर कुछ कदम दूर पड़ता है। ये देखकर दूसरे साथियों ने भी दोनों पर हमला कर दिया। सभी लोगों को अपने पास आता देख विवेक और रेहान ने उन लोगों को धुलाई करना शुरू किया। थोड़ी देर में सब लोग वहाँ से भाग गई। विवेक और रेहान ने अपना सामान ले लिया और पुलिस को कॉल करके वापस रेलवे स्टेशन आ गई। रेलवे स्टेशन वापस आने के बाद वो दोनों फिर से कलकत्ता की ट्रेन के आने का इंतजार कर रहे थे। तब स्टेशन मास्टर अनाउंस करता है कि आज की कलकत्ता की सभी ट्रेन किसी खामी की वजह से बंद है और ट्रैक ठीक होने में रात का समय लग जाएगा। ये सुनकर दोनों ने सोचा अब क्या करें। तभी विवेक ने कहा, आज हम यहाँ होटल में रुक जाते हैं, ट्रैक ठीक होते ही कलकत्ता की ट्रेन में बैठ जाएंगे। दोनों ने उस समय स्टेशन पे थोड़ा नाश्ता करने के बाद वहाँ से होटल की खोज में निकल गई। दोनों उस शहर में नए थे और उन्हें उस शहर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। ज़्यादा जानकारी ना होने की वजह से दोनों वहाँ पर भटक गए थे। तभी उनके पास एक आधी उम्र का इंसान आता है और बोला, बाबूजी कहाँ जाना है? मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ। रेहान बोला, अंकल जी हमें आज रात रुकने के लिए एक होटल खोज रहे हैं। तभी वो आधी उम्र का आदमी बोला, मैं एक अच्छी सी होटल को जानता हूँ, वहाँ आप लोग आराम कर सकते हैं। दोनों दोस्त उस टैक्सी में बैठ गए, लेकिन विवेक को टैक्सी ड्राइवर पर भरोसा नहीं आ रहा था। टैक्सी ड्राइवर भी कोई ड्राइवर जैसा नहीं लग रहा था। सड़क पर गाड़ी दौड़ रही थी। धीरे धीरे करके गाड़ी एक सुनसान इलाके में आकर रुकी और टैक्सी ड्राइवर बोला, बाबूजी टैक्सी में कुछ गड़बड़ है, मैं नीचे उतर कर देख लेता हूँ। टैक्सी ड्राइवर नीचे उतरा और गाड़ी को देखने लगा। इस बीच विवेक और रेहान दोनों बातें कर रहे थे। कुछ देर होने के बाद तभी तक वो टैक्सी ड्राइवर नहीं आया तो विवेक आवाज़ लगाई, चचा गाड़ी ठीक हुई कि नहीं? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। विवेक को लगा कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर, वो कोई मुसीबत में पड़ने वाला है। रात हो चुका था। सुनसान सड़क पर दोनों टैक्सी में बैठे थे। दोनों जैसे ही नीचे उतरा कुछ लोगों ने उनका आकर घेर लिया और उन दोनों को चुपचाप उनके पीछे आने के लिए कहा। ज़्यादा लोग और उनके पास हथियार होने की वजह से वो कुछ नहीं कर सकते थे। दोनों चुपचाप उन लोगों के पीछे चलने लगे। जंगल के रास्ते, वो लोग उन्हें जंगल के बीचों बीच खंडर और कई भूतिया घर जैसा लग रहा था, लेकिन उन लोगों ने दोनों को अंदर ले गई। तभी उन दोनों ने देखा कि बाहर के विपरीत अंदर का रंग सभी अलग था। बाहर भूतिया घर लगने वाला घर अंदर से किसी महल की तरह लग रहा था। वो लोग उन्हें एक स्टोर रूम जैसे कमरे में ले गई। उन्हें कुर्सी के साथ रखी रस्सी की मदद से बांध दिया। दोनों ने एक साथ पूछा, वो उन्हें यहाँ पर क्यों लाए हैं? तभी वहाँ वही टैक्सी ड्राइवर आता है और बोला, बाबूजी यही आपका आज का ठिकाना है। रोहन गुस्से में बोला, बूढ़े मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो टैक्सी ड्राइवर बोला, पहले तो जब तुम यहाँ से छूटोगी तब मुझे देख लेना। और उसने अपने आदमी से कहा, उनके मुंह पर पट्टियाँ लगा दो और उन पर कड़ी नज़र रखो। दोनों को नींद आ जाती है। विवेक बोला, मेरे बेल्ट में एक चाकू जैसा है, तुम अपना पैरों से वो निकाल लो। रेहान बिल्कुल वैसे ही करता है। वो चाकू निकल लेता है। चाकू लेने के बाद वो थोड़ा इंतज़ार करता है। जब थोड़ी देर बाद वहाँ कोई नहीं आया तब वो लोग रस्सी को काट लेता है और शांति से वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। कमरे के बाहर ही लोग सो रहे थे, वहाँ से तो वो लोग जा नहीं सकते थे। विवेक ने जैसे ही कमरे की दूसरी तरफ देखा तो वहाँ खिड़की जैसे दरवाजा दिखा। दोनों चुपचाप वहाँ से उसी घर के किसी दूसरे कमरे में आ गई। दूसरे कमरे का नज़ारा देख दोनों का दिमाग ही हिल गया। कमरे में किसी छोटी मोटी लैब जैसा था। वहाँ ढेर सारे केमिकल और साइंस की उपकरण था।
वहाँ पे एक स्ट्रेचर पर कुछ लोगों का बंधा रखा हुआ था। दोनों ने वहाँ के कमरे की तस्वीर लेना शुरू कर दी। जब वो तस्वीर ले रहे थे तब वहाँ कोई सफ़ेद कोट और लंबी दाढ़ी वाला इंसान आता है। उसको देखकर दोनों वहाँ कोने में छुप गई। वो कोई साइंटिस्ट जैसा लग रहा था। उसके हाथों में एक चूहा और एक इंजेक्शन पकड़ा हुआ था। उसके हाथों में पकड़ा हुआ इंजेक्शन पहले चूहे को और बाद में वही इंजेक्शन स्ट्रेचर पर बांधे हुए इंसान को दे रहा था। उस इंसान को इंजेक्शन लगते ही उसकी बॉडी में कुछ बदलाव होने लगा। सारी नसें बाहर दिखने लगी। उस इंसान के मुंह से अचानक खून बाहर आने लगा। तभी साइंटिस्ट बोला, एक और प्रयोग फेल हो गया। दोनों ने उस साइंटिस्ट की तस्वीर ले ली। तभी विवेक को कुछ याद आया और वह बोला, ये तो वही साइंटिस्ट है ना जिन्होंने थोड़ी दिन पहले ही कैंसर की वैक्सीन बनाने की दावा किया था। दोनों को वहाँ कुछ गड़बड़ लग रही थी। दोनों ने वहाँ से निकल जाने के लिए फैसला किया। दोनों उस कमरे से बाहर निकल गई और एक खिड़की दिखाई दी। वहाँ से जाने का फैसला किया। जैसे ही वहाँ से निकलती तभी कुछ लोग उन्हें देख लिया और उन पर गोलियाँ चला दी। गोली जो रोहन को लगने वाली थी, वैसे ही विवेक उसके बीच में आ गया और उसके कंधे पर गोली लग चुकी थी। तभी दोनों खिड़की से कूद गई और वो दोनों वहाँ से जंगल के बीचों बीच भागने लगा। दोनों के पीछे उस वक्त 5 से 6 लोग पड़े हुए थे। वो दोनों सभी को चकमा देकर वहाँ से जंगल से दूर निकल गई। विवेक की कंधों में चोट लगी थी। उसने पहले हॉस्पिटल गई और मरहम पट्टी होने के बाद वो दोनों फिर से पुलिस स्टेशन आ गई और सारी हरकतें उन्हें बताई और सारी तस्वीर पुलिस स्टेशन में दे दी। बाहर जाना उनके लिए खतरे से खाली नहीं था, इसलिए रिया ने अपने पिता को कॉल किया और उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने कहा, तुम लोग वहाँ रुको, मैं किसी को भेज रहा हूँ। उन्होंने उनके एक दोस्त को वहाँ लेने के लिए भेजा। थोड़ी देर में पुलिस स्टेशन के बाहर एक गाड़ी रुकी। वो उस गाड़ी में बैठ गई। विवेक को चोट लगी थी, वो दर्द में था। रोहन बोला, मेरे भाग में आने वाला गोली तूने खा ली? विवेक बोला, कुछ नहीं हुआ है, दोस्ती में तेरा मेरा कुछ नहीं होता। ये सुनकर दोनों हंसने लगा। सुबह के 4 बजे वो दोनों रिहान के घर पहुंच गए थे। दोनों उनके घर के अंदर जा रहे थे। जैसे ही वो अंदर पहुंचे, रिहान के माता और पिता बैठे हुए थे। दोनों उन लोगों का इंतजार कर रहे थे। रिहान दौड़ते हुए अपनी माँ के गले लग गई और अपने पिता के चरण छूकर उनके आशीर्वाद लिया। रिहान को देख उसकी माता और पिता बहुत खुश हो गई। विवेक को देखकर रिहान के पिता ने पूछा, ये कौन है बेटा? उनका जवाब देते हुए विवेक ने कहा, मेरा नाम विवेक है और मैं रिहान का दोस्त हूँ। रिहान कहता है कि वो दोनों एक साथ पढ़ते हैं और रहते भी हैं। रिहान की माँ ने कहा, ये सब तो चलता रहेगा, तुम लोग अभी थक गई होगी, अभी फ्रेश हो जाओ और नाश्ता करने आ जाओ, बहुत लंबा सफ़र करके आई हो। दोनों नाश्ता करके अपने कमरे में चले गई। जब कमरे में वो दोनों बात कर रहा था तब वह कमरे में रिहान के पिता आता है। रिहान के पिता ने कहा, तुम्हें कुछ वजह से यहाँ पर बुलाया है। रिहान बोला, बोलिए पिताजी। रिहान के पिता ने कहा, अभी तुम लोग आराम कर लो, मैं कल ऑफिस लेकर सारी बातें बताऊंगा। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। ये बातें सुनकर रिहान कुछ सोचने लगा। तभी विवेक ने कहा, टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद रिहान विवेक को लेकर कलकत्ता घूमने निकल गई। शाम के वक्त दोनों घूमकर घर वापस आ गई। सभी ने एक साथ बैठकर रात के डिनर किया और सभी सोने के लिए चले गई। लेकिन रिहान की आंखों में नींद गायब थी। जब रात के अंधेरा गहरा होने लगा तब वो भी सो गया। सुबह के वक्त दोनों उठ गए थे। दोनों पहले फ्रेश होकर और नाश्ता करने के लिए नीचे चली गई। डाइनिंग टेबल पर रिहान के माता और पिता बैठे हुए थे। उन्होंने दोनों को गुड मॉर्निंग कहा। दोनों ने अच्छी तरह से नाश्ता करने के बाद रिहान ने कहा, पिताजी हमें आज कहाँ चलना है? जब उसके पिता ने कहा, आज हम ऑफिस जाएंगे। विवेक और रिहान उनके साथ ऑफिस जाने के लिए निकल गई। तीनों उनकी गाड़ी में बैठ के ऑफिस पहुंच गई। ऑफिस बाहर से बहुत बड़ा और सुंदर दिखाई दे रहा था। जब वो लोग अंदर पहुंचे तब दोनों ने देखा कि ऑफिस के बाहर से ज़्यादा अंदर से बहुत बड़ा दिखाई दे रहा था। रिहान के पिता दोनों को अपनी ऑफिस में ले गई और उन्हें वहाँ बिठाया। रिहान के पिता बोला, बेटा मैं अब बुरा हो रहा हूँ और मेरा अकेला वारिस तुम हो और आगे जाकर तुम्हें एक कंपनी संभालना है। रिहान ने कहा, मुझे पता है पिताजी, लेकिन अभी आप ये बातें क्यों कह रही हो? तभी उन्होंने कहा, हमारी कंपनी के कर्मचारी और उनके कुछ लोग उनके साथ धोखा दे रहे हैं और उनके बारे में पता लगाना है। कंपनी की धोखेबाजी करने वाला का पता लगाना है और कंपनी की हालत सुधारने के लिए
उन्हें मुंबई से कलकत्ता वापस बुलाया है। रेहान के पिता सारी जानकारी दोनों को बताती है और उनकी कंपनी टेंडर की जानकारी किसी ने उनकी राइवल कंपनी को बेच दिया है और उन्हें करोड़ों का नुकसान हुआ है। ये बातें सुनकर दोनों को झटका लगा। रोहन बोला, पिताजी ऐसा कौन कर सकता है? हमारी कंपनी में जो लोग हैं वो तो बरसों से काम कर रही है। तभी उसके पिता ने कहा, पैसा बहुत बड़ी चीज़ होता है और वो किसी की भी नियत को डगमगा सकता है। दोनों उस वक्त रेहान के पिता के ऑफिस में बैठकर सोच रहा था कि आगे क्या करे। तभी उन्होंने कुछ दिन कलकत्ता रहने का फैसला किया। दोनों रोज ऑफिस आते हैं और हर किसी पर नज़र बनाते रखते हैं। थोड़े दिन होने के बाद उन्हें कुछ पता नहीं चला। कुछ दिन बाद एक बड़ी कंपनी उसके साथ पार्टनरशिप का ऑफर लेकर आई है। इस बीच विवेक ने प्लान बनाया कि हम इस डील के जरिए ऑफिस में धोखेबाजी करने वाले को पकड़ सकते हैं। पार्टनरशिप का ऑफर लेने वाला कंपनी कलकत्ता के जाने माने बिजनेसमैन कार्तिक यार की कंपनी थी। उन्होंने इस कंपनी को आसमान तक पहुंचने बहुत मेहनत की थी। वो रेहान के पापा की कंपनी के साथ मिलकर आगे बढ़ना और उनकी बिजनेस पूरे देश में फैलाने के लिए बिजनेस आइडिया लेकर आए थे। कार्तिक यार अपनी कंपनी का आइडिया लेकर कल आने वाले थे। पूरी मीटिंग विवेक और रेहान को देखना था। दूसरे दिन कार्तिक यार अपने प्रेजेंटर के साथ मीटिंग हॉल में पहुंच गए। मीटिंग हॉल में रेहान के पिता, उनके सेक्रेटरी और कुछ मैनेजर और बिजनेस एक्सपर्ट बैठे हुए थे। सभी ने खड़े होकर कार्तिक यार का स्वागत किया। थोड़ी देर में मीटिंग शुरू हो गई और कार्तिक यार अपने बिजनेस आइडिया सबको सुनाने लगे। उनके बात करने का तरीका किसी को भी पसंद आ जाए ऐसा था। उनका बिजनेस आइडिया भी बहुत अच्छा था और फायदा करे पैसा था। मीटिंग खत्म हो जाने के बाद दोनों कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। अब दोनों कंपनी पार्टनर बन गई। इस बात कुछ दिन बीत गई और कंपनी में सब कुछ ठीक चल रहा था। कंपनी में किसी प्रकार भी गड़बड़ नहीं हो रही थी। उस दिन दोनों बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। दोनों उस दिन ऑफिस से जल्दी घर चले गए थे। दोनों ने घर जाकर पहले अपना फ़ोन चेक किया और अपने दोस्तों को कॉल करके कॉलेज की पढ़ाई के बारे में जानकारी ले लिया। दोनों ऑफिस का काम संभालने के साथ साथ कॉलेज की पढ़ाई भी ठीक ठाक ध्यान दे रहा था। दोनों ने खाना खत्म करने के बाद आज रात जल्दी से सो गई। दोनों बहुत थके लग रहे थे। आज रात सोने से पहले दोनों ने कॉलेज में दिए हुए असाइनमेंट और प्रोजेक्ट दोनों ने पूरी कर दिए थे। ये असाइनमेंट और प्रोजेक्ट उनके मेन एग्जाम के लिए आवश्यक था। रात को जल्दी से सोने के बावजूद आज दोनों बहुत देर तक सो रहे थे। आज सूरज सिर पर निकल गया था। आज दोनों चैन की नींद सो गए थे। दोनों उठकर पहले फ्रेश हुए और नाश्ता करने के बाद दोनों ऑफिस में जाने के लिए निकल गई। आज दोनों कंपनी पार्टनर कॉन्ट्रैक्ट की फाइल देखने वाले थे। उन्होंने ऑफिस जाके पीए के पास कॉन्ट्रैक्ट वाली फाइल मंगाई। पीए थोड़ी देर बाद आया और बोला, सर फाइल तो नहीं मिली। रेहान ने गुस्से में कहा, कहाँ गई फाइल? पीए ने कहा, मुझे नहीं पता सर। रेहान ने कहा, फाइल तो तुमने ही रखी थी ना? पीए ने कहा, सर फाइल तो लॉकर रूम में थी लेकिन अभी वहाँ पर कोई फाइल नहीं है। रेहान उस वक्त बहुत गुस्से में था। तभी उसे विवेक ने शांत करके कहा, कल रात की सीसीटीवी फुटेज हमें दिखाओ। पीए ने कहा, ठीक है सर। ये बोल के पीए उन दोनों को सीसीटीवी रूम में ले जाते हैं। सीसीटीवी रूम में बहुत सारे एलईडी लगे हुए थे। एलईडी पर सारी फुटेज चल रही थी। दोनों ने रात के वक्त का फुटेज चलाने के लिए कहा। रात की फुटेज में करीब 2 बजे ऑफिस में एक परछाई आती है। उसने मुंह पर मास्क लगाया हुआ था और वो सीधा जाकर लॉकर रूम में घुसा और कॉन्ट्रैक्ट वाली फाइल को ढूंढने लगा। थोड़ी देर में उसे वो फाइल मिल गई और वो फाइल को लेकर बाहर आ गया। उसका चेहरा मास्क की वजह से दिख नहीं रहा था। वो चुपचाप वहाँ से बाहर निकल जाती है। तभी उसके हाथ से कुछ चीज़ नीचे गिर गई। उसने उन चीज़ों को जल्दी में उठाने लगा पर उसके हाथ की ब्रेसलेट का एक पार्ट टूट कर वहाँ गिर गया। उसकी बाहर जाने की जल्दी थी इसलिए उसने उस पर ध्यान नहीं दिया और वहाँ से बाहर निकल गई। दोनों ने लॉकर में जाकर वो ब्रेसलेट का टुकड़ा उठाया और उसे ठीक से दिखने लगा। तभी विवेक ने कहा, हमारे ऑफिस के सारे लोगों को इकट्ठा करते हैं। रेहान ने सबको हॉल में बुलाया। उसने सबसे पहले वो ब्रेसलेट का टुकड़ा सबको दिखाया और बोला, क्या आप इस टुकड़े को कभी देखा है या इसके बारे में जानते हो? इसके बाद का किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तब रेहान ने सबको अपने हाथ बारी बारी दिखाने को कहा। सब ने अपने हाथ में बारी बारी करके दिखाया पर किसी के हाथ में वो ब्रेसलेट नहीं दिखा। उसके बाद रेहान ने सबको अपने काम पर लौट जाने को कहा। उसके बाद विवेक बोला, आज कौन कौन ऑफिस में आया है? पीए बोला, आज 3 लोग काम पर नहीं है, सूरज, सलोनी और चिराग। विवेक ने कहा, किस वजह से तीनों ने नहीं आया है? पीए ने कहा,
सूरज और सलोनी ने अपना लीव एप्लीकेशन पहले ही दे दिया था, पर चिराग बिना बताए ऑफिस नहीं आया। विवेक ने रेहान से कहा, कॉन्ट्रैक्ट वाली फाइल चिराग ने ही चुराया है। मैंने उसके हाथ में वो ब्रेसलेट कल जब वो मुझसे टकराया था तब मैंने उसके हाथ में देखा था। 2 दिन हो गए थे, चिराग भी ऑफिस नहीं आया था। ऑफिस में से उसका दिया हुआ एड्रेस पर गई तो वहाँ से वो 2 दिन पहले ही चला गया था, ऐसा वहाँ के रहने वाले ने कहा। उसका कोई खबर नहीं मिलने पर रेहान और उसके पिता ने चिराग पर पुलिस केस कर दिया। पुलिस वाले ने उसका नंबर ट्रैक करने की कोशिश की, नंबर पर भी बंद आ रहा था। उसकी फ़ोन की लास्ट लोकेशन कलकत्ता की एक छोटी सी गांव में बता रहा था। दोनों ने पुलिस के पास से वो जानकारी लेकर उसी दिन दोपहर उसी गांव में निकल गई। 2 घंटे में वो दोनों वो गांव के पास पहुंच गए थे। दोनों ने गांव की नज़ारा देखा। गांव बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी। दोनों जैसे ही गांव के अंदर पहुंचे तब उन्हें तालाब के पास कुछ लोग बैठे हुए दिखे। दोनों उसके पास गए और बोला, क्या आप लोग चिराग देव को जानते हैं? तभी दोनों लोग में से एक बोला, हाँ हम जानते हैं, पर आप लोग कौन हैं और उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? विवेक ने कहा, ये हमारे दोस्त है और हम उसे मिलने आए हैं। तभी वही आदमी बोला, वो तो इस वक्त शहर में होगा, वो वहाँ नौकरी करता है। विवेक ने कहा, हाँ मुझे पता है, पर वो शहर में नहीं है, इसलिए उससे मिलने हम गांव आ गए हैं। वो आदमी बोला, तो पता नहीं, हमने तो उसे गांव में देखा नहीं, हम आपको उसका घर दिखा सकते हैं। रेहान ने कहा, ठीक है, आप लोग हमें उसका घर दिखा दीजिए। वो आदमी दोनों को चिराग के घर के पास ले आया और बोला, यह है चिराग का घर। विवेक ने उससे शुक्रिया कहा। दोनों ने उसके घर के बाहर आकर आवाज़ लगाई और बोला, घर पे कोई है क्या? तभी चिराग के घर से एक 17 से 18 साल का एक लड़का बाहर निकला और बोला, कौन है? रेहान बोला, ये चिराग का घर है ना? वो लड़का बोला, हाँ चिराग भैया के घर है, लेकिन आप लोग कौन हैं और उनके बारे में क्यों पूछ रहे हो? रेहान बोला, हम उसकी दोस्त है और उससे मिलने आई है। वो लड़का थोड़ी घबरा गया। जब रेहान ने उससे फिर से चिराग के बारे में पूछा तो वो हगलाते हुए कहा, वो तो अभी शहर में होगा। दोनों ने जब उसका जवाब सुना तो उन्हें पता लग गया कि वो झूठ बोल रहा है, पर उस वक्त उन दोनों ने उसे कुछ नहीं कहा और वहाँ से सरपंच जी के घर जाने का फैसला किया। दोनों उसी गांव के सरपंच जी के घर में आ गई और उन्हें सारी बातें बताई तो सरपंच जी ने उन्हें मदद करने के लिए वादा किया। उन्होंने कहा, ठीक है, हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे, अभी हम कुछ नहीं करेंगे वरना वो सतर्क हो जाएगा। कल सुबह हम गांव वालों के साथ उसके घर पर जाएंगे, अभी आप लोग हमारे हवेली पर आराम कीजिए। रेहान ने सरपंच जी से कहा, ठीक है सरपंच जी। दोनों ने रात की डिनर सरपंच जी के हवेली पर ही किया। बाद में वो दोनों सोने के लिए अपनी गाड़ी में चली गई। सुबह होते ही दोनों फ्रेश होकर सरपंच जी के हवेली पर आ गई और उनके इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में वह सरपंच जी भी आ गई। उन्होंने अपने साथ कुछ गाँव वाले को बुलाया। वो सभी लोग चिराग के घर में जाने के लिए निकल गई। चिराग के घर आते ही सरपंच जी ने उसके घर वालों को बाहर आने के लिए हुक्म दिया। उसके घर में से उनके पिता माता और उनके भाई बाहर निकला। सरपंच जी ने उनसे पूछा, चिराग कहाँ है? ये सब सुन के वो सब डर गए और बोला, वो तो यहाँ पर नहीं है। सरपंच जी ने कहा, अभी आप सब सच बता दीजिए वरना हमें मजबूरन पुलिस को बुलाना होगा। ये सुन के वो बहुत डर गई और बोला, वो घर के अंदर है। सरपंच जी ने कुछ गांव वालों को चिराग को बाहर लाने के लिए कहा। गांव वालों ने कुछ ही देर में घर में से चिराग को बाहर ले आए। वो बहुत चिल्ला रहा था, पर जैसे उसने रेहान और विवेक को देखा वो बहुत डर गया। सरपंच जी ने दोनों से कहा, ए लीजिए आपका गुनहगार। अब आगे क्या होगा, रेहान और विवेक क्या करेगा चिराग के साथ, आगे जानने के लिए सुनते रहिए डाउन टू अर्थ। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच, बाय।